हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सारी क्लास और रेगुलरली देख रहे होंगे, जितनी भी अभी तक क्लास हो चुकी हैं, उतनी क्लासें आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होंगी। तो आज की इस क्लास में फिर से हम इडियम फ्रेजेस लेकर आ गए हैं। ऑलरेडी हम 4 क्लासें ऑलरेडी ले चुके हैं इसकी। तो आप सभी अभी भी जो बच्चे हमारे नए हैं, नए दोस्त हैं, वो अभी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस करने वाले हैं, जो हमारे इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एसएससी अपकमिंग एग्ज़ाम्स 2026 में, चाहे फिर वो 27 में बिगिनिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशली बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी गई है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसकी आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला वर्ड है हमारे पास बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है लेट्स चेंज द पेन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज़ द प्रीवियस प्लान हैज़ फेल्ड। फिर से किसी काम की प्लानिंग बनाना, क्योंकि तो जो तुम्हारी जो योजना थी, जो तुम्हारा प्लान था पहले वाला, वो क्या हो चुका? फेल हो चुका है। उसको ही बोला जाता है। तो कैसे इसको याद रखना? बैक, तुम फिर से बैक हुई उसी ड्राइंग बोर्ड पर। मान लेते तुम कोई सीनरी बनाने के लिए जा रहे हो, वो सीनरी तुमने क्या कर दी है? खराब बनाई है। तो फिर से तुम्हें उस ड्राइंग बोर्ड तक जाना पड़ेगा। यानी कि हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। याद रख पाएँगे इसको? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत फिर से करना या किसी काम के लिए फिर से प्लानिंग करना, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। यू यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। यानी कि उसने कहा है कि तुम मेरी बैक को स्क्रैच करो एंड मैं तुम्हारी बैक को स्क्रैच करूंगा। इसका मतलब होता है कि साथ साथ एक दूसरे का साथ देते हुए काम करना, म्यूचुअल फेवर करना एंड हेल्पिंग टू ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना। मान लेते हैं आप कोई काम करते हैं और भाई भी कोई काम करते हैं। ये राम हुआ और ये मोनू हुआ, ये दोनों ही कुछ काम करते हैं। कहीं कभी-कभी इसको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और कभी-कभी इसको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक दूसरे के लिए काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इसको ही बोला जाता है यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। याद रख पाएँगे? उसने कहा कि तुम मेरी स्क्रैच करो, मैं तुम्हारी स्क्रैच कर दूँगा बैक को, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे हम क्लोज़ शेप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारीकी से बचना। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई ट्रक आ रहा है, ये रास्ता है हमारा, और यहाँ से कोई ट्रक आ रहा है और ये आप जा रहे हैं यहाँ से। तो आप बहुत ज़्यादा करीब से बचते हैं एक्सीडेंट होने से आपका, बहुत करीब से बचते हो, उसको ही बोला जाता है क्लोज़ शेव। यानी कि बहुत ज़्यादा बारीकी से बचना, बाल-बाल बचना उसे कहते हैं, नैरो एस्केप। यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक से बचना, एकदम कहते हैं ना, मौत को टक्कर से छू के आना। ठीक है? याद हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 4th नंबर अ मैच मेड इन हेवन। अब ये कह रहा है मैच जो हुआ वो कहाँ बना हुआ है? स्वर्ग में बना हुआ है। कहाँ पे बना होगा? स्वर्ग में बना होगा। तो भैया इसका मतलब होता है अ मैरिज दैट इज़ लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। अ मैरिज दैट इज़ लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। एक ऐसी शादी जो बहुत ज़्यादा खुशी और सक्सेसफुल हुई हो, उसे बोला जाता है। ओके? यानी कि एक ऐसा जोड़ा बनाया जाए जो ऊपर से हेवन से ही बन के आया है, तो इसको याद रख लेना है कैसे कि एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा सुखी वैवाहिक जोड़ा, उसको बोला जाता है अ मैच मेड इन हेवन हेवन। तुम उसको यही कहोगे ना, जो जैसे कि तुमने बेस्ट कपल कहीं देख लिए तो तुम कहोगे ये जोड़ा जो बना है ना भगवान के यहाँ पे बना होगा, यानी कि अ मैच मेड इन हेवन वाली बात हो गई, राइट? तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास आज का वर्ड कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है कीप एट, देखो कीप मीन्स होता है रखना, एट मीन्स प्रीपोजिशन है और बे मीन्स होता है क्या? एक प्लेस के लिए, जैसे हम बे ऑफ बंगाल पढ़ते हैं ना, खाड़ी के लिए पढ़ते हैं, तो एक दूरी पे रखना, उचित दूरी पे रखना। तो कीप अ बे, टू कीप अ बे या कीप अ सेफ डिस्टेंस, एक उचित दूरी पे रखना, एक पास ना आने देना किसी चीज़ को, या उचित दूरी पर, यानी कि जो देखो दूरी रखना एंड दूर रखना एंड उचित दूरी पर रखना, यानी कि पास ना आने देना किसी चीज़ को। मान लेते कोई खतरा है, कुछ भी चीज़ है, आप उससे बहुत दूरी बना के चल रहे हो अपने आप से, उससे जो डिस्टेंस है आपकी वो बहुत ज़्यादा है, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके की एक्टिविटी को कहते हैं कीप एट वे, कीप एट वे, कीप एट वे, कीप एट वे। याद रख पाएँगे? बार-बार रिपीट करना है और जितने भी वर्ड जिनको नए लग रहे हैं वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं साथ ही साथ। उम्मीद करता हूँ अगर पढ़ने वाले बालक होंगे आप लोग तो अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठे ही होंगे, कहने वाली बात नहीं है। और बाकी जिसने अभी नहीं रखी उसको लग रहा है कि ऐसे ही देख के हो जाएगा काम, तो भैया ऐसा नहीं होता है। कितने वर्ड तुम ऐसे याद करोगे, इसलिए नोट डाउन करते जाइए जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं। और मैं वैसे ट्रिकी वे से बता ही रहा हूँ तो ईज़िली यहाँ पे याद हो ही जाएगा, ठीक है? कीप एट वे का मतलब होता है टू कीप अवे एंड कीप एट अ सेफ डिस्टेंस, राइट? ओके। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास स्टील अ मार्च ऑन। स्टील अ मार्च ऑन का मतलब होता है टू गेन एडवांटेज ओवर समवन। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर बढ़त हासिल करना, स्टील अ मार्च ऑन। यानी कि किसी के ऊपर क्या होना भैया? एडवांटेज पाना, किसी चीज़ पर एडवांटेज मिलना।
किसी चीज़ पर एडवांटेज मिलना, किसी चीज़ पर क्या होना एडवांटेज मिलना, यानी कि स्टील, यानी कि आप उन्हें क्या हो गई स्टील अ मार्च ऑन का मतलब हुआ। मार्च कर रहे थे आप क्या हो गई चीज़ें और ज़्यादा हासिल हो गई। किसी पर बढ़त हासिल करना उसे ही बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं आपने खेत पर आपके 5 केजी आपने व्हीट बोया है भाई और आपको रिटर्न में मिलता है 25 केजी प्लस मिलता है। तो यानी कि आपको क्या है आप ये जो प्रोडक्ट निकला हुआ है वो है स्टील मार्च-ऑन आपकी बढ़त में ही है वो, ठीक है? नेक्स्ट टू द लाइन का मतलब समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इडियम से ये टू द लाइन का मतलब होता है ओबे द रूल्स। जो भी लाइन हमने कर दी है आप अंगूठा भी बाहर नहीं निकाल रहे हो उसके। तो देखो टू मीन्स क्या होता है अंगूठा होता है और लाइन मतलब जो सीमा बना दी आपने। यानी कि आप अंगूठे को भी बाहर नहीं निकालो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रूल्स को क्या करते हैं फॉलो करते हैं। अब यू आर अ रियली गुड सिटीजन यानी कि टू द लाइन का मतलब वही होता है कि टू बी ओबे द रूल्स नियमों का पूरी तरीके से पालन करें चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो चाहे फिर कोई भी रूल्स हो है ना एज अ गुड सिटीजन हमें सब चीजों को फॉलो करना चाहिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास इन द डुल टर्म्स क्या होता है डुल टर्म्स क्या होता है इन स्टेट ऑफ एन एक्टिविटी एंड डिप्रेशन जब हम इंसान क्या हो जाता है निराश हो जाता है या कहीं से हताशा मिल जाती है हार मिल जाती है तो वो अपनी एक स्टेट में आ जाता है उसे बोलते हैं इनएक्टिविटी यानी कि वो जब कोई काम ही नहीं करता है डिप्रेशन जिसे बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन तो है ना डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है उसे ही बोला जाता है डिप्रेशन यानी क्या इन द डोल्ट्रम्स आप कहाँ हैं डोल्ट्रम्स में हैं आप इसको कह सकते हैं आप डोल्ट्रम में हैं डोल्ट्रम में हैं डोल्ट्रम्स में हैं डोल्ट्रम में हैं आप यानी कि आप ड्रम बज रहे हैं आपके दिमाग में ऐसे आजकल कर लेंगे आपके दिमाग में ड्रम कब बजेंगे मुझे बताओ जब आप कहाँ होंगे आपके दिमाग में तब ड्रम बजेंगे ढोल बजेंगे तो ढोल भी लिखा है ड्रम भी लिखा है दोनों लिखा है तो तब इस जब हम डिप्रेशन में होंगे तब ऐसी चीजें हमारे साथ होंगी नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास च्यू द कट का मतलब होता है क्या च्यू मीन्स तो चबाना एंड कट को चबाना यानी कि पॉन्डर डीपली अब तुमने देखा होगा किसी भैंस या गाय को बैठे हुई जब वो घास चारा खाती है इसके बाद अपना मुंह वो चलाती रहती यानी कि वो पॉइंटिंग करते हो देखती रहती है कि साइड पे कई बार आप लोग भी करते हैं हम लोग भी करते हैं कि खाते टाइम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं या फिर हम ऐसे धीमे धीमे कहीं पे सामने नजर एक जगह पे रखे हुए हैं और हमारा ध्यान कहीं और नहीं जा रहा हो हमारे हमारा जो माइंड है कहीं और ही चल रहा होता है सामने क्या चीजें चल रही है उस पर ध्यान नहीं जाता है बस देख रहे होते चाहे वहीं सामने लेकिन ध्यान नहीं रहता वहां पे उसे बोला था च्यू द कड हो जाता है उसे बोलते हैं च्यू द कड यानी कि टू पॉइंटेड डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के यानी कि किसी को डीपली सोचना, बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, बहुत गहराई से सोचना, थिंक केयरफुली बहुत ध्यान से सोचना, बहुत डीपली सोचना, हमें अपने फ्यूचर के लिए फ्यूचर कट रहना चाहिए, राइट? नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास द स्वॉर्ड ऑफ डोमिकल्स। स्वॉर्ड ऑफ डोमिकल्स का मतलब क्या होता है? देखो स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार और डोमिकल्स का मतलब क्या होता है भाई? बता जल्दी फटाफट कमेंट में। कांस्टेंट थ्रेट एंड डेंजर। अब ये बताओ तुमको यहाँ पे तुम लेटे हो भैया तुम ये तुम्हारी चारपाई है, ठीक है? ये चारपाई तुम्हारी यहाँ पे है। ये चारपाई तुम यहाँ पे लेटे हो और यहाँ पे हमने एक रॉड लगा रखी है उस पे एक धागे पे और धागे पे हमने एक बढ़िया सी तलवार लटका रखी है ऐसे करके लो तलवार लटका रखी है बताओ ये तुम्हारे ऊपर और जो धागा है ना वो बहुत ज्यादा क्या है वीक है कभी भी टूट सकता है एनी टाइम एनी सिचुएशन कभी भी टूट सकता है तो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है यही कहोगे ना आप लगातार आपके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है कभी भी गिर सकता है यानी कि कांस्टेंट थ्रेट होता है या डेंजर होता है जो हमेशा सिर पर मंडराता रहता है राइट जैसे हम कह दे आज के टाइम पे हमारे एग्जांपल लिख लेंगे इसका एग्जांपल लिख लें ग्लोबल वार्मिंग ये हमारी पूरी वर्ल्ड के लिए क्या है बहुत बड़ा खतरा है लेकिन इंसान अभी अवेयर नहीं हो रहा है जबरदस्ती उससे लेकिन होना चाहिए उसे जानता भी तब भी नहीं मान रहा है हैंड इन ग्लोब हैंड इन ग्लोब का मतलब होता है वेरी क्लोज एसोसिएट आपकी जो देखो ग्लोब जो होते हैं आप जो ग्लव पहनते हैं ना ग्लोब ग्लोब आप ग्लोब जो अरे जो जिसमें मैप बना रहता है आप हाथ में लिए होते हैं ना कि आप चीजों को नजदीकी से देख रहे हो अब मान लो देखो इंडिया पाकिस्तान सारे ही पूरे मैप में एसोसिएटेड आपको दिख जाएंगे वहां से यानी कि आप हैंड इन ग्लोब है आप उसको बहुत नजदीक से देख रहे हो यानी कि कोई भी चीज जो आपसे रिलेटेड है वो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है घनिष्ठ रूप से जोड़ा हुआ लिखा ना मिली भगत होना यानी कि जो चीज़ों के बीच में कोई अंतर ना होना, बहुत ज़्यादा पास होना, वेरी क्लोज़ होना, राइट? उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? अरे! चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है भई हाँ, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है इन द फुल डिटेल्स। आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया और उसको उल्टी तरफ से भी पढ़ लिया, पूर्ण यानी कि कंप्लीटली पढ़ लिया उसको, ऐसा रख लेंगे इसके बाद। आपने कंप्लीटली चैप्टर को पढ़ लिया है, यानी कि आपको अब पूरी डिटेल पता चल गई, फुल डिटेल आती है, आपको फुल नॉलेज हो गया किसी चीज़ के बारे में। याद रख पाएँगे इसको?
आपको उस चीज़ का फुल नॉलेज हो गया, यानी कि फुल डिटेल विदाउट कंप्लीट विदाउट सॉरी विद कंप्लीट एविडेंस, राइट? पूरी वास्तविकता के साथ, पूरी जानकारी के साथ किसी चीज़ को कंप्लीट करना, किसी चीज़ को पाना, यानी कि उसको बोलते हैं चैप्टर एंड वर्स बोलते हैं। हमें हर चैप्टर को कैसे करना चाहिए? कंप्लीटली करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास फ्लैश इन द स्पैन फ्लैश इन द पैन। पैन में क्या है? पैन में क्या है? एक फ्लैश है। सडन सक्सेस फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट। आप क्या है लगातार अभी हार रहे थे। एक अचानक से आपका एक है नहीं वो शायद हिंदी में बोलते हैं कि अचानक से एक जीत आएगी आपके हिस्से में और सारी की सारी कमियों को दूर कर देगी। तो उसे ही बोला जाता है कि फॉल्स इन द स्पैन, फॉल्स इन द पैन बोला जाता है। सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट। लग रहा था अंतिम समय जिसमें हार जाएँगे लेकिन जीत ही गए हैं। थोड़े समय के लिए जो जीत गए, जीत होती है, क्षणिक जीत होती है उसको भी बोला जाता है। नेक्स्ट होती है नेक्स्ट वर्ड है रन रेंट्स यार नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रन एरंड्स का मतलब क्या होता है? टू डू स्मॉल टास्क। जो छोटे-छोटे काम होते हैं रन एरंड्स का मतलब होता है कोई भाग रहे हो, आप चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटी-छोटी चीज़ों पर डेली डिपेंडेंट हो, छोटी-छोटी चीज़ों पे, स्मॉल थिंग्स पर आप डिपेंडेंट हो, है ना? छोटे-मोटे काम करना, छोटे-मोटे काम कर लेना। जैसे हमने कहा कि राम भैया सब्जी की ठेला भी लगा लेता है, गोलगप्पे के ठेले भी लगा लेता है। इसके साथ-साथ वो अपने घर का भी ख्याल रख लेता है और अपने घर के बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे हाँ, वहाँ से वो इकट्ठे करते रहता है। तो उसको छोटे-छोटे से काम करने पड़ते हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा पढ़ा-लिखा है नहीं है। यानी कि वो हुआ रन एरंड्स हुआ। याद रख पाएँगे नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास नकल डाउन का मतलब होता है टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड यानी कि नकल डाउन। अब तुमने देखा अपने जो नकल है वो भी क्या कर लिया डाउन कर लिया। अब तुमने सोच लिया कि मैं वर्क करूँगा। अब तुमने कर दिया स्टार्ट क्या कर दिया स्टार्ट हार्ड वर्क स्टार्ट कर दिया अब तुमने। हार्ड वर्क तुमने काम स्टार्ट करना कर दिया यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देना उसको बोलते हैं नकल डाउन करना। नकल डाउन किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देना कि जी-जान से मेहनत करना। सिलेक्शन के लिए हमें अपनी जी-जान से मेहनत करनी पड़ती है, राइट? क्योंकि आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। डेली उतना ही बढ़ जाता है जितना हम सोचते हैं। कॉक ऑफ द बॉक का मतलब होता है कॉक ऑफ द बॉक का मतलब क्या होता है भाई? डोमिनेटिंग एंड सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन सबसे प्रभावशाली घमंडी व्यक्ति होते हैं उसे बोला जाता है कॉक ऑफ द बॉक का पर्सन कॉक ऑफ बॉक। अब देखो वो क्या है उसने क्या था कॉक ऑफ द बॉक। ठीक है बॉक का वो कॉक है यानी डोमिनेटिंग पर्सन जिसके तुमने देखा होगा आपके गांव शहर में या फिर आपके घर में या परिवार में या आपके दोस्तों में एक किसी ना किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा पावर होता है एक उसे बोला जाता है जो पावर होता है जो पावरफुल पर्सन होता है जिसकी सब लोग बात मानते हैं या जैसे सब लोग डरते हैं, उसे बोला जाता है डोमिनेटिंग पर्सन या सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन जो समझता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और कोई नहीं है। उस ऐसे इंसान घमंडी भी होते हैं, बिल्कुल होने चाहिए और होते भी हैं, राइट? होने चाहिए नहीं मतलब कि होते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होते हैं ये घमंडी ही होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम ही सब हैं, यानी कि सेल्फ इम्पोर्टेंट ही समझते हैं अपने आप को। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? कॉक ऑफ द बॉक बोला जाता है। देखो ये मुर्गों के बीच में क्या है? वॉक कर रहा है, राइट? नेक्स्ट येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है सॉरी आपके यहाँ पे आज का जो न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे, न्यूज़ चैनल्स हैं जो हमारे, वो कैसे वर्क कर रहे हैं आज के टाइम पे? येलो जर्नलिज्म ही तो कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा मोस्टली ये कल तक खत्म हो जाएगा। आज तक जो है ना वो येलो जर्नलिज्म का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। इसका ये क्या है बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। और भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ट्रस्ट था सबसे ज़्यादा जो वर्दी चैनल था और जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था लोगों को, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, ज़्यादा लोग जुड़े थे, ठीक है? तो वही ऐसा निकला है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? सेंसेशनल एंड फ़ॉल्स रिपोर्टिंग जो क्या करता है पत्रकारिता क्या करता है इनकी सनसनीखेज़ झूठी पत्रकारिता करता है। उसे सिर्फ़ व्यूज़ और पैसों से मतलब होता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसका देश कहीं पे जाए, ठीक है? नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ओवरस्टीप द मार्क। ओवरस्टीप द मार्क का मतलब होता है टू डू गो फार एक्सीड लिमिट हद से पार कर देना ओवर स्टीप। देखो स्टीप का मतलब होता है देखो चढ़ाई ये और तुम और भी चढ़ते चले जा रहे हो यानी कि उससे बोला जाता है ओवर स्टीप। उसको क्या बोला जाता है? ओवर स्टीप बोला जाता है। उसे बोला जाता है ओवर स्टीप। ओवर स्टीप द मार्क का मतलब होता है टू गो फॉर द टू गो टू फार एक्सटीड द लिमिट। अपनी लिमिटों को जो है आपकी लिमिट है उसको पार कर देना। ओवर क्या करो ओवर स्टीप को मार्क कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ आप लिमिट को पार कर रहे हो। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी फ्रेंड का मतलब क्या होता है? पॉलिसी फ्रेंड का मतलब होता है जो तो आपके बहुत ज्यादा खास दोस्त हो जिसे हम क्या करते हैं बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं अपनी आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होगा, जो आपके साथ हमेशा हर बुरे वक़्त में, हर अच्छे वक़्त में, हर किसी भी टाइम में खड़ा रहता है आपके साथ। अच्छे वक़्त की तो ठीक है बुरे वक़्त में स्पेशली खड़े होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड एंड ऐसे ही फ्रेंड को बोलते हैं पॉसिबल फ्रेंड, यानी कि वेरी क्लोज़ एंड
इंटीमेट फ्रेंड, राइट? नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट पीछे चला गया क्या? हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास आज का वर्ड, ओके, टर्न टॉपसी टर्वी। टर्न टॉपसी टर्वी का मतलब होता है चेंज कंप्लीटली। टर्न टॉपसी टर्वी का मतलब होता है पूरी तरह से किसी चीज़ को चेंज ही कर देना। टॉपसी टर्वी हो, देखो टर्न तुमने चेंज किया, टॉपसी टर्वी कर दिया, टॉपसी टर्वी कर दिया। टर्न टॉपसी टर्वी, लग नहीं रहा तुमको थोड़ा-सा कि ऐसा कोई साउंड दे रहा है कि कोई चीज़ को तुम बिल्कुल पूरी तरह से टर्न कर रहे हो, वो भी टॉपसी टर्वी करके, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज कर देना, पूरे से उलट-पुलट कर देना, ठीक है? उसे बोला जाएगा बदल देना। नेक्स्ट हो जाएगा अ क्लेरियन कॉल। अ क्लेरियन कॉल का मतलब क्या होता है? ए स्ट्रांग रिक्वेस्ट। अब देखो चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक कॉल आएगी तुम्हारे पास। हाँ भैया, जैसा भी है ऐसे इसको कर दो। मान लेते हैं कोई एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, चलो कि आप कहीं पे हैं, आपका आप क्लास टीचर में आप क्या है, क्लास टीचर, प्राइवेट क्लास टीचर हो, आपका बच्चों के साथ झगड़ा हो जाता है, आप जाते हैं इस शिकायत को अपने प्रिंसिपल सर से शिकायत करते हो और बच्चा भी शिकायत करता है प्रिंसिपल सर से, तो बच्चे को डाँट पड़ती है, पर लास्ट में वो मान नहीं रहा, बच्चा कह रहा है मैं ये आप भी गलत कर रहे हो, दुनिया भर की वो बातें कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को लेके आता है। तो फाइनली जो प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक लास्ट कॉल देती हैं कि आप बच्चे का नाम काट दीजिए। यानी कि क्या हो जाता है, उसे बोल देते हैं क्लेरियन कॉल का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट या अपील, खत्म करो, चलो हट जाइएगा। यानी कि उसे बोला जाता है। जोरदार आह्वान करना, दृढ़ अपील करना। अरे सोनम वांगचुक को भी याद रख सकते हैं इस चीज़ से कि वो अभी क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से दृढ़ अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए हमें, किसी भी हालत में चाहिए, मतलब चाहिए। फिर भी लोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है उनको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फायर इन द वैली का मतलब क्या होता है? फायर इन द वैली का मतलब होता है कि भाई साहब पावरफुल एम्बिशन एंड डिटर्मिनेशन है कि प्रबल महत्वाकांक्षी जिस इंसान के अंदर ये चीज़ें हैं, तो वो बहुत ऊपर जाएगा। पावरफुल एम्बिशन है जिनके पास अच्छे विचार हैं और ऊपर उड़ने की क्षमता है जिनके अंदर, गट्स है जिसके अंदर, तो वो बहुत ऊपर जाएगा, यानी कि उसे बोला जाता है फायर इन द वैली। आग लगी है वैली में आग लगी है भाई, ऐसे नहीं है, आग लगा रखी है अंदर, तो वही आगे जाते हैं जिनके अंदर आग होती है। हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब क्या होगा? अब तुम सोचो कैसी सिचुएशन होगी? मैं कह दूँ भैया एक हंकी डोरी सिचुएशन है, यानी कि कैसी है? हंकी डोरी सिचुएशन है भाई, एवरीथिंग इज़ फाइन। जहाँ पे हर चीज़ें सब चिल ठीक-ठाक चल रही हों, बढ़िया चल रही हों, प्रॉपर्ली चल रही हों, उसे बोला जाता है हंकी डोरी सिचुएशन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, गिव समबडी लेग अप। अब तुमको किसी ने क्या दे दिया? तुमको लेग दे दिया, पाँव दे दिया अपना। अब भैया पाँव दे दिया तो क्या करें हम उससे? अरे तुमको वो सपोर्ट करना चाह रहा है भाई, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, किसी के सफल होने में किसी की मदद करना, किसी को आगे बढ़ाने में मदद करना, है ना? हमें मदद करनी चाहिए उन सभी लोगों की जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए काम अच्छा करते हैं, उनके लिए हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए। इसलिए उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? गिव समबडी अ लेग अप करना चाहिए, राइट? यानी कि टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, ताकि वो सफल हो उसका काम, यानी कि हमें सबको क्या करना चाहिए? सोनम वांगचुक जी को मदद करनी चाहिए, गिव समबडी अ लेग अप करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, वंस कवर, वंस ओवर, एक ये सब इरेज होता जा रहा है क्या? नहीं हो रहा, चलो, लेट खुल रहा है। ठीक है, वंस ओवर का मतलब होता है क्विक लुक। वंस ओवर, तुमने कहा नहीं कि कई बार तुम देखते हो कोई झलक दिख जाना एकदम से, कि मान लो कि तुमने कोई तुम्हारा दोस्त मार्केट में घूम रहे थे, तुम कहाँ घूम रहे थे भाई? मार्केट में घूम रहे थे, तुम्हारा अचानक से वहाँ पे दोस्त दिखता है और फिर तुम उसको देखने की कोशिश करते हो कि भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो तुम देखते हो कि वहाँ से वो गायब हो जाता है, हट जाता है, भाग जाता है कहीं, या अ, एक्सीडेंटली वो यहाँ-वहाँ हो जाता है भीड़ की वजह से, तो उसकी तुम्हें फिर तुम्हें देखने नहीं मिला। अच्छा ऐसा कहाँ होता है? मेला में ज़्यादा होता है। चलो मार्केट से हटा के मेला कर लेंगे अपन लोग यहाँ पे, फेयर कर लेंगे, मेला कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, झलक देखने को मिलती है और फिर लोग हमें दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से हम दिख ही नहीं पाते क्लियरली उन लोगों को। लेकिन क्विक लुक होता है, उसे बोलते हैं। जैसे हम अच्छा, इसका मतलब ये भी समझ लेना, जब हम एग्ज़ाम टाइम पे अपने नोट्स को रिवाइज़ करते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर क्या करते हैं भाई? नोट्स रिवाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं? नोट्स रिवाइज़ करते हैं। नोट्स रिवाइज़ कैसे करते हैं? क्विक लुक ही तो देते हैं क्लास में, राइट? नेक्स्ट हो जाएगा टू लेवल विथ का मतलब होता है, 1 मिनट, लेवल विथ का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट विद समवन, किसी के साथ एकदम लॉयल रहना, एंड बिल्कुल वफ़ादार रहना, उसे बोला जाता है भाई टू बी लेवल विथ का मतलब होता है लॉयल रहना, अपनी ईमानदारी के साथ किसी के साथ जुड़ करके काम करते रहना, सच-सच बताना, ईमानदारी से बात करना या काम करना, उसे कहता है कहते हैं टू लेवल विथ, यानी कि लेवल में चल रहे हैं आप, बहुत अच्छा आपका लेवल, टू लेवल विथ का मतलब होता है। सच-सच बताना, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्लीयरेंस देते रहना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास शो योर हैंड, आप उस किसी को अपने हाथ दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप सारे के सारे सीक्रेट, मान लेते हैं आपने पूरे हाथों में सीक्रेट लिख लिया कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और इसके बाद मैं बढ़िया सी शादी करना चाहता हूँ, 1-2 बच्चे चाहता हूँ भाई मैं, फिर इसके बाद मैं बढ़िया घूमने जाना चाहता हूँ, कभी
भी गलत काम नहीं करूँगा। ऐसा-वैसा एक फ्यूचर में बढ़िया एक बाइक खरूँगा सब मनपसंद की बाइक खरीदूँगा, फिर एक गाड़ी खरीदूँगा, एक बंगला खरीदूँगा। दुनिया भर की बात है, ये आपके क्या है फ्यूचर प्लान है, ये आपके प्लान है। अपनी सारी चीज़ें हाथ में रख दी और आपने वो हाथ खोल दिए। इसका मतलब आपने सारे के सारे अपने प्लान को क्या कर दिया, रिवील कर दिया। आपने जो भी तुम्हारे इरादा थे, जो भी तुम्हारी योजनाएँ थी, उनको सबको क्या कर दिया आपने रिवील कर दिया। उसको ही बोला जाता है शो योर हैंड। सो नेक्स्ट हो जाएगा बी आउट ऑफ एक्शन। बी आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ एक्शन होगी भाई, यानी कि जो चीजें सोची नहीं थी वो हो जाना, यानी कि बिकम अनएबल टू फंक्शन, अब बिकम अ डी फंक्शनल। आउट ऑफ एक्शन, आप आउट ऑफ एक्शन हो चुके हो, मतलब आउट ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है आउट ऑफ, अब उसमें एक्शन हो ही नहीं रही है, और उसमें अब एक्शन हो ही नहीं रही, जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें अब एक्शन हो ही नहीं रही, उसे बोलते हैं आउट ऑफ एक्शन की डी फंक्शनल। किसी चीज का क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना, रुक जाना, क्या हो जाना, रुक जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना। जैसे मान लेते हैं कि कोई आप बस से ट्रैवल कर रहे हो और बस रास्ते में क्या होगी, डिफंक्शनल हो गई, रुक गई है, खराब हो गई है, तो उसे बोला जाता है बी आउट ऑफ एक्शन। अब एक्शन से वो क्या हो गई, आउट हो चुकी है। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ द हार्ड नॉक्स। देखो उसने कहा लर्निंग फ्रॉम द स्कूल, आप स्कूल से सीख रहे हो, कहाँ से, कैसे स्कूल से, हार्ड नॉक से, मतलब गिरते हुए, यानी कि लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस, जीवन के अनुभव से जो इंसान सीखता है वो कभी नहीं हारता है, ऐसे बोला जाता है कि नहीं बोला। किताबों का ज्ञान तो एक सीमित है, बट देखो जो लाइफ सिखाती है वो किताबों में कहीं नहीं लिखा होता है, उसके लिए तुम्हें ज़िंदगी जीनी पड़ती है, तब ज़िंदगी तुम्हें सिखाती है। तो उसको बोला जाता है, अनुभव से सीखने के लिए बोला जाता है ना? लोगों को एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, ऐसे ही बोला जाता है लर्निंग फ्रॉम द हार्ड नॉक्स, राइट? के का सारे फेलियर्स हमें फ़ील करने होते हैं और फेस करने होते हैं, तब हम चीज़ें प्रॉपर्ली कर पाते हैं, सीख पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, राइट? रेज़ सम हैकल्स का मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री, टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को परेशान कर देना बहुत ज़्यादा, किसी को नाराज़ कर देना, राइट? उसे बोला जाता है सम रेज़ हैकल्स। आपने क्या कर दिया, रेज़ कर दी सम हैकल्स, कठिनाई है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, डिफिकल्टीज़, इसका मतलब होता है डिफिकल्टीज़, राइट? नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास काउंट योर चिकन्स, काउंट योर चिकन्स, 1 मिनट आगे पहले भाग रहा है। काउंट योर चिकन्स, भैया काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। बताओ, मुर्गी ने अंडे हैच किए नहीं है और आपने पहले काउंट कर लिए कि कितने देगी अंडे ये, यानी कि बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस बिफोर इट एक्चुअली हैपन। जो चीजें अभी हुई भी नहीं उससे पहले ही अपनी उम्मीद आपने कर रखी है, तो ये ठीक है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। समय से पहले सफलता की उम्मीद करना, बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट होना, राइट? तो उसे बोला जाता है काउंट योर चिकन। आपने क्या, चिकन को काउंट कर लिया है, उसने हैच भी नहीं की, तो ऐसे याद कर पाएंगे आप? मुर्गी जब हैच करेगी तब तो आप बताओगे ना कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, लेकिन आपने पहले ही इरादा बना लिया कि भाई प्रॉफिट ही होगा हमें। टॉकिंग 19 टू डजन, टॉकिंग 19 टू द डजन, देखो 19 टू द डजन, वेरी फास्ट। देखो जल्दी जल्दी तुमने डजन को क्या कर दिया भाई, 19 बोल दिया, 19 होता है, ये 12 होता है। कब होता है इंसान ऐसा, गलती कब होती है, वेरी फास्ट, जब वो बहुत ज्यादा जल्दी बोलता है, ठीक है? या फिर ऐसा कहते हो कि 19 चीज़ों को करना तो 12 करके चल गए तुम बहुत जल्दी-जल्दी में, क्योंकि तुम्हारे पास कम टाइम था। इसे भी याद कर सकते हैं, टॉक वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से बोलना, बहुत तेज़ बोलना, एकदम स्पीड से बोलना, जो भी टॉपिक्स एकदम खत्म कर देना। क्लास में कई सारे ऐसे टीचर आते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से एक्सप्लेन करते हैं और अपना पत्ता झाड़ कर के चले जाते हैं भैया, और कहते हैं भैया हो गया पूरा, है ना, सेशन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बी अ लॉ ऑन टू योरसेल्फ, बी अ लॉ ऑन, सॉरी, अनटू योरसेल्फ एंड independently do some what अभी सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, do whatever you want without following rules। अपनी मर्जी से काम करना, आप किसी के रूल्स को नहीं मानते हो, आप नहीं मानते कि हमें किसी के रूल के मानने चाहिए, आप खुद की मानते हो, है ना? हम खुद की मानते हैं ना, यानी कि बी अ लॉ ऑन टू ऑन टू होना चाहिए वैसे यहाँ पे यार, योर सेल्फ, ठीक है? अभी हाल के लिए यार वहाँ पे ऑन कर लेते हैं, ऑन टू, आपने ही खुद के नियम बनाना, उस पे चलना, ठीक है? उसे बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, स्टेप अप का मतलब क्या होता है? स्टेप अप का मतलब क्या होता है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेप अप का मतलब होता है टू मेक समवन लुक नीट, अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ रखना। देखो कई सारे लड़के होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को हमेशा ही साफ रखते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं नालायक जो गर्मियों में भी नहाना पसंद नहीं ज़्यादा करते हैं और ठंडियों में तो फिर ठीक ही क्या ही कहें। ठीक है? तो टू मेक वनसेल्फ नीट लुक नीट,
तो खुद को क्या करता है, हमें साफ दिखाने की कोशिश करता है, उसको बोला जाता है भाई स्टिफ अप करते हैं लोग, एकदम स्टिफ रहता है, एकदम स्टिफ एकदम उनको टिंच रहेगा, एकदम स्टिफ रहेगा, ऐसे याद रख लेंगे इसको, है ना, नीट रहने वाला। तो हम लोगों को क्या रखना चाहिए, अपने आप को स्टिफ अप ही रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम हाइजीनिक रहेंगे तो वो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी हेल्थ के लिए, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास बर्ड, रन वाइल्ड। तुम देखो भाग रहे हो किस तरीके से, जानवरों की तरह एकदम, ग्रो विदाउट कंट्रोल। आप बढ़ रहे हो, बेकाबू हो जा रहे हो, भाग रहे हो, जो भी कर रहे हो बेकाबू होकर कर रहे हो। मान लेते हैं इस पिंजरे से एक लायन भाग गया, तो वो अपनी उस पिंजरे से भाग गया, तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड, चिप ऑन द सोल्जर्स। चिप ऑन द सोल्जर का मतलब फीलिंग ऑफेंडेड एंड हैविंग अ सेंस ऑफ रेसेसमेंट, मन में नाराजगी होना, यानी हीन भाव रखना है, ऐसे कि चिप आप देखोगे इसका मतलब होता है कि परेशान होना, एंड ऑन द सोल्जर, चिप ऑन द सोल्जर्स, आपके सोल्जर्स पर ही क्या है, एक चिप है, तो आप क्या हो जाएंगे, परेशान होंगे, आपको चिंता होगी, उसको भी बोला जाता है फीलिंग ऑफेंडेड एंड हैविंग अ सेंस ऑफ रेसेसमेंट, उसे ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड, फ्रॉम द क्रेडल टू क्रैब। देखो क्रेडल, देखो इसको बोलते हैं जन्म से मृत्यु तक, ये शायद पिछली वाली क्लास में हम कर चुके हैं, जन्म से मृत्यु तक, राइट। तो होल लाइफ यानी फ्रॉम बर्न टू डेथ, जीवन भर, किसी चीज को जीवन भर करना, हम अपने देश से जीवन भर प्रेम करेंगे, यानी कि होल लाइफ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड मीक पीप्स। आप बेब्स बना रहे हो, आप बेब्स बना रहे हो, यानी कि अपने आप खुद से ही डिफिकल्टीज को बना रहे हो। अब ये बताओ कि आप समुद्र के किनारे बैठे हो, खड़े हो, तो वहां पे खुद से ही समुद्र वैसे ही तैरता है, आप वहां पे बेब्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, डिफिकल्टीज में डाल रहे हो, डिफिकल्टीज में डाल रहे हो अपने आप को, यानी कि उसको बोला जाता है परेशानी में डालना या विवाद पैदा करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड, एक मिनट, पेंट, पेंटी, द पेंटी। पेंटी का मतलब होता है इंक्रीज डिमांड्स, रेज द स्टैक्स, द ऑफर, मांग बढ़ा देना। जैसे क्या होता है, कई चीजें जब महंगाई का टाइम आता है तो उसमें क्या होते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं उस चीज की, क्योंकि चाहने वाले ज्यादा होते हैं, और जो चीजें उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो कम हो जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है, अप हो जाती है चीजों को, क्या हो जाता है, जो राइस होता है, जो उसका प्राइस होता है, वो क्या हो जाता है, अप हो जाता है, उसे बोला जाता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन को मतलब डिस्पाइज सम्मान, किसी को नीचे दिखाना, तुच्छ समझना, या अपने से कम समझना, कम आंकना, उसे बोला जाता है लुक डाउन अपॉन। कूल डाउन का मतलब होता है रिलैक्स, एकदम देखो कूल हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समस्या नहीं है, आप सोच रहे हो सब चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कूल डाउन का मतलब होता है रिलैक्स होना, एकदम आराम से रहना, बेचैन होना, बेचैन होना। नेक्स्ट वर्ड इज मेलो आउट। मेलो आउट का मीन्स होता है रिलैक्स एंड एंजॉय। मेलो आउट इज रिलैक्स एंड एंजॉय, बिल्कुल एकदम फिक्स है, आप मेलो आउट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, उसे बोला जाता है मेलो आउट, यानी कि रिलैक्स एंड एंजॉय, आप हर टेंशन से, यानी कि टेंशन फ्री लिख लेंगे इसके और अच्छे से जो भी आता हो जाए आपको, टेंशन फ्री, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड, लाइफ इन द स्ट्रॉ। एक मिनट, ये आ गया कि क्यों भागने, आज डिस्टर्ब है थोड़ा सा ये, देखो तो, मेलो आउट हो गया था, हाँ। लाइफ इन द रॉ का मतलब होता है लाइफ इज इट्स न्यूट्रल फॉर्म, आपकी जो लाइफ है वो क्या है, एक रॉ में है, जैसी होनी चाहिए, एक रो में है, रो में है, सॉरी, एक कतार में है, जैसी सब लोगों की होती है वैसे आपकी भी लाइफ है, वैसे सेम लाइफ है, जैसे सबकी चलती है वैसे आपकी लाइफ चल रही है। इसका मतलब आपकी जो लाइफ है वो एकदम न्यूट्रल फॉर्म में है, एकदम नॉर्मल फॉर्म चल रही है, उसे ही बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म में होती है। जब लाइफ हमारी नॉर्मल फॉर्म में होती है उसे बोला जाता है लाइफ इन द इट्स नॉर्मल फॉर्म, यानी न्यूट्रल फॉर्म, कोई भी खास बड़ी बात नहीं है। अब इसमें लिखा है टू वाइट वंस थंब एट समवन, किसी का तुम क्या कर रहे हो भाई, अपना ही क्या कर रहे हो, हर एक मतलब इंसान को अपने थंब काटना, किसी सॉरी सॉरी टू वाइट सम, सॉरी इसमें वन लिखा है, वंस लिखा है, किसी का क्या करना, अंगूठे को काटना, यानी कि तुम उसकी क्या कर रहे हो भाई, इंसल्ट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, किसी की इज्जत कर रहे हो, सॉरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, उसे बोला जाता है टू वाइट वंस हम एट समवन। विसल इन द डार्क का मतलब होता है प्रिटेंड टू बी ब्रेव, अपने आप को देखो, विसल नहीं देखो, तुम सोचो कोई मतलब अंधेरा का टाइम चल रहा है, तो तुम्हारा घर वाला कह रहा है कि, घर वाला सॉरी, मतलब घर वाले कह रहे हैं कि भैया ज्यादा शोर मत मचाना, क्योंकि चोर डाकू रहते हैं और भूत पिशाच भी रहते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा शोर मचाओगे तो वहां पे पास में आ जाएंगे।
तो आप उस अंधेरे में भी नहीं डर रहे हो और वहाँ पे आप विज़ल यूज़ कर रहे हो। विज़ल इज़ मतलब होता है सीटी। ताकि शोर-शक्के जो भी होंगे वहाँ पे वो सुन लेंगे, फिर आपके ऊपर अटैक कर सकते। इन दिस कंडीशन वी विल से दैट विज़ल इन द डार्क। आप बिल्कुल डर ही नहीं है आपको किसी चीज़ का। आप वहाँ पे भी सीटियाँ बजा रहे हो, यानी कि शोर-शराबा कर रहे हैं आप। यानी कि अपने आप को क्या दिखा रहे हैं आप कि हम तो डरते ही नहीं किसी से, बहादुर बनने का बहुत ज़्यादा शौक है आपको। उसे बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास, बस कुछ ही वर्ड बचे हुए हैं। टू मीट वन्स वाटरलू, टू मीट वन्स वाटरलू, टू सफरिंग फ्रॉम क्रशिंग डिफीट। बुरी तरीके से किसी चीज़ में हार जाना, टू मीट वन्स वाटरलू। अब वाटरलू लग गई है आपकी कि आपको वाटरलू लग गई है, इस वजह से आपको बहुत बड़ी हार हाथ आई है। इसका मतलब आपको हाथ जो आया है वो आया है क्या? एक हार आई है, आपके पक्ष में हार हुई है, यानी कि सफरिंग फ्रॉम क्रूसिंग, एक बहुत ज़्यादा नाज़ुक जिसकी आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी पास होने की, वहाँ पे आप क्या हो जाते, फेल हो जाते हो। उसे बोला जाता है टू मीट वन्स वाटरलू। स्लैक ऑफ का मतलब होता है ईज़ ए प्रेशर एंड बिकम लेज़ी एंड वर्कलेस। स्लैक ऑफ एकदम आलस करना, स्लैक ऑफ है, अपने आपके अंदर स्लैक ऑफ है, आप एकदम सोच रहे हो कि कोई भी काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट मेरा आराम है। तो उस ऐसे इंसान क्या हो जाते हैं, ईज़ी प्रेशर होते हैं, इनके पास कोई प्रेशर नहीं होता है एंड बिकम लेज़ी एंड वर्कलेस होता है, यानी कि काम में जो ढील रखते रहते हैं, जो हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन को ऊपर रखते हैं। वाइंग अ पिग इन अ पॉक, वाइंग अ पिग इन अ पॉक, यानी कि टू समबडी व्हाई समथिंग विदाउट चेकिंग इन द फर्स्ट। बिना जान पहचान के यानी कि जांच पड़ताल के आप किसी चीज को खरीद ले रहे हो, यानी कि बिना टेस्ट किए, बिना विदाउट टेस्टिंग यू बाय द थिंग्स, विदाउट टेस्टिंग। ये वाला टेस्ट होता है कि ये वाला टेस्ट होता है, तो हम ये वाला टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपकी। नेक्स्ट हो जाएगा ओवर द, ओवर एंड अबव का मतलब होता है इन एडिशन टू। ओवर एंड अबव का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा डिटेल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड डेड रिंगर। डेड रिंगर का मतलब होता है एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, हूबहू किसी की तरह एकदम एग्जैक्ट कॉपी, जैसे फेस स्माइल कहते हैं, हमने पढ़ा होगा ये वर्ड। यानी कि किसी की हूबहू कॉपी होना, एकदम कॉपी होना, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कॉपी, डुप्लीकेट लिखा ऑलरेडी उसमें, राइट। तो उसे बोला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, इन मनी फॉर पास्ट एंड सिक ऑफ द ओल्ड मेमोरीज। जो भी आपकी पुरानी यादें हैं, ओल्ड टाइम्स चल रहा है, क्या करते हैं हम बचपन की चीज़ों को सोच कर, पुरानी जो कहानियां हैं, दादी की जो कहानियां हैं, उनको सोचकर कई बार बैठ जाते हैं कि बहुत अच्छा था वो समय। उसको ही बोला जाता है फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, पुरानी बातें। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड वाटर अंडर द ब्रिज। अब वाटर जो है वो अंडर द ब्रिज हो चुका है, समथिंग दैट हैपेंस इन द पास्ट एंड इट इज फॉरगेटन टू नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। बीती बात भुला देना, जिसको भुला दिया अब उसमें कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि अब वो अंडर द वाटर हो चुका पानी, अब ऊपर नहीं है। अब जो पानी था जो वो क्या है, अंडर द ब्रिज जाने लगा है। अगर पानी ऊपर जाता ब्रिज के तो हम बात चर्चा करते हैं, पानी तो ब्रिज के नीचे से ही जाना चाहिए ना। तो अभी कोई खास बात नहीं है, बीती बात है, भुला देनी चाहिए। अब इस पे ज्यादा डिस्कशन अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट वर्ड कुछ नहीं है भाई, आज की क्लास में बस इतने ही बढ़ते। 52 वर्ड हम इस क्लास में कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ इनको बार-बार रिवाइज़ करते रहिए। बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं, ना कुछ भी अच्छा लगेगा, ना कोई क्लास ऐसी नहीं रहेगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी होती है टॉपर की कि वो बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करता है, नया नहीं पढ़ना है, लेकिन हर चीज़ को कई बार पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।